हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी नीट में। जी हाँ, मैं दीपेंद्र आप सभी को आज बताने वाला हूं कि डीपीपी पार्ट 2 में जो हमने पार्ट 1 देखा उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने डोमेन और रेंज को काफ़ी डिटेल में समझा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। अब बचे हुए क्वेश्चंस इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे डोमेन और रेंज को और बेहतर तरीके से। तो बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि आप ये सारी चीज़ें जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंश्योर करता है कि हर चैप्टर पर हर टॉपिक के प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशंस बनाएं ताकि आपको हर टॉपिक का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए और उन कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस को बेहतर बनाने के लिए, उनकी कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपको सिखाने के लिए हम इंश्योर करते हैं कि हम डीपीपीज लेकर आएँ। ये सारी डीपीपीज आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्म में मौजूद मिलती है। नॉट जस्ट दैट, हम पीडीएफ प्रोवाइड करने के अलावा इंश्योर करते हैं कि उन पीडीएफ्स के भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो पीडीएफ्स आप पहले खुद से सॉल्व करते हैं डीपीपी के और फिर आप वीडियो सॉल्यूशंस देख के और कंसोलिडेट करते हैं कि क्या कोई बेहतर या अच्छा तरीका भी हो सकता है जो आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू नो कि हम इंश्योर करेंगे कि थ्रू ऑल दीज डिफरेंट मीन्स हम हर चैप्टर पे मिनिमम 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि वो चैप्टर पूरे तरीके से आपके ब्रेन में कंसोलिडेट हो जाए और उस चैप्टर से कोई भी चीज़ स्किप या छूट ना रही हो, वो चैप्टर बहुत अच्छे से आपके ब्रेन में अच्छे से एडजस्ट और सेटल हो जाए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम इंश्योर करेंगे कि हम पास्ट ईयर्स जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी आपको करवाएं ताकि आप एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम की साइकी, एग्ज़ाम का बिहेवियर समझ पाएँ कि एग्जैक्टली जेईई मेंस और जेईई एडवांस कैसी एग्ज़ाम है और इनके लिए कैसी तैयारी करना ज़रूरी है। तो वो भी हम इंश्योर करेंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज़ के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक मिलेगा आपको जिसमें लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। उस पर आप क्लिक करिए, अपने सारे डाउट्स फॉरवर्ड करिए, आपके सारे डाउट्स एक लेक्चर में रिजॉल्व होंगे, उन्हें एड्रेस किया जाएगा और उन्हें एक्नॉलेज किया जाएगा। तो डोंट वरी, आपके डाउट्स भी अनसॉल्व नहीं जाएंगे। बस कोशिश करिए कि डाउट्स रेलेवेंट हो एंड ऑफ कोर्स वो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हो मेजरली जो हम पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। इसके बियॉन्ड अभी मत जाइए क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर आप कुछ पूछेंगे तो कुछ बच्चों को तो समझ आ जाएगा लेकिन सभी को समझ आए इस बात की गारंटी अभी नहीं है। तो अभी सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें पूछिए, अननेसेसरी चीज़ें हम ग्रेजुअली सब चीज़ें पूछ सकते हो आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस ऑफ कोर्स, आपको वक्त पर टाइमली, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके टेस्ट पेपर्स होंगे चैप्टर वाइज, यानी आप अपनी चैप्टर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप अपनी परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हो। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे जिन्हें आप देखकर एक्चुअली देख पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, आपको वो चैप्टर कितना अच्छा समझ आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो फिर से कुछ चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत है या फिर से कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है या फिर से कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पर इंश्योर करिए कि आप वीडियोस को फुल फोकस, फुल अटेंशन के साथ देखें और चीज़ें अच्छे से समझें। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको टाइमली आपके ट्रेनर, सारे टीचर्स आकर वक्त पर गाइड करते रहेंगे हर चीज़ को लेकर, एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी परेशानी से रिलेटेड या जो भी आपके कंसर्न्स हैं उन्हें हम वक्त पर आकर रिजॉल्व भी करेंगे। सो उनकी भी चिंता मत करिए, दैट विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ बाय ऑब्वियसली मैग्नेट ब्रेन्स। एंड ऑफ कोर्स हम इंश्योर करेंगे कि जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हों तो चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन भी हम लेकर आएँ। उन वन शॉट रिवीजन में ओवरऑल चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करवाया जाएगा पूरे तरीके से, थॉरली, कॉम्प्रहेंसिवली। तो यहाँ पर कोई चीज़ अगर आपकी गलती से मिस हो जाती है या आपको लगता है नहीं इसको एक बार और देख के प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना चाहिए, तो एक और वन शॉट रिवीजन हम क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू आप उस चैप्टर को और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, हम इंश्योर करेंगे कि आपको जेईई मेंस और एडवांस के काफ़ी सारे मॉक्स दें ताकि आप एक्चुअली अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मॉक्स दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम के अलग अलग सेक्शंस की स्ट्रैटेजीज बिल्ड और डेवलप कर पाएँ। ये सारी बातें वो हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। चलिए, तो फिलहाल का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई होप जो हमारी हैबिट बड़ी आसान सी है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करते हैं और खुद से सॉल्व करते हैं। तो ज़रा ट्राई करिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया। हम साथ में देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर बोथ नॉट डिफाइंड। तो वो वैल्यूज पूछ रहे हैं जिसके लिए एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉट डिफाइंड। और जब वो कह रहा है बोथ नॉट डिफाइंड मतलब दोनों ही डिफाइंड नहीं है, मतलब आई यू रियलाइजिंग वो कॉमन पार्ट पूछ रहा है। देखो, हो सकता है एक्स की बहुत सारी वैल्यूज हो जिनके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ना हो,
जी ऑफ एक्स की भी काफ़ी सारी शायद वैल्यूज हो जिनके लिए जी ऑफ एक्स डिफाइंड ना हो, पर मुझे एक्स की वो सारी वैल्यूज चाहिए जिसके लिए दोनों डिफाइंड नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो सेट थ्योरी क्यों पढ़ाया गया था, इंटरसेक्शन क्यों पढ़ाया गया था। आप समझो, एक्स की काफ़ी सारी वैल्यूज जिनके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है, जी एक्स की काफ़ी सारी वैल्यूज जिनके लिए जी एक्स डिफाइंड नहीं है, बट मुझे उन वैल्यूज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स अलोन डिफाइंड नहीं है, मुझे उन वैल्यूज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है जिनके लिए जी ऑफ एक्स अलोन डिफाइंड नहीं है, बट हाँ मैं उन वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड हूँ जिसके लिए एफ ऑफ एक्स एज वेल एज जी ऑफ एक्स आर बोथ नॉट डिफाइंड। और उसने डिफाइंड भी नहीं पूछा, उसने नॉट डिफाइंड पूछा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो हम डिफाइंड पता करते हैं, फिर नॉट डिफाइंड को ढूंढेंगे। तो पहले डिफाइंड को पता करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिए, पहला स्टेटमेंट एफ ऑफ एक्स के बारे में कुछ कहा जा रहा है। सर एफ ऑफ एक्स बड़ा मजेदार सा एक एक्सप्रेशन दिया गया है, और उस एक्सप्रेशन में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है log ऑफ 2 एट बेस x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स दैट इज, ध्यान से सुनिए, log ऑफ 2 और बेस क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बेस को देखिए x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। तो ज़रा इसे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, राइट। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है। अब मैं सोचूं ज़रा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास बड़ा आसान सा तरीका है कि सर हमने जो अभी तक सीखा है वो ये दो बातें कि सर ये जो वैल्यू है लॉग जिस भी वैल्यू का आप लेते हैं वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हाँ सर ये जो 2 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता किसकी करनी है, सर ये जो बेस में वैल्यू दी गई है इस बेस वाली वैल्यू का क्या कर सकते हैं। तो सर दो बातें, सर बेस में जो भी वैल्यू होती है, मतलब जो बेस होता है हमने पढ़ा है लॉग में, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि सर कभी भी बेस 1 नहीं होता है। तो दो बातें हम इंश्योर करेंगे यहाँ से। कौन सी दो बातें, पहली बात कि ये जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब आप कहेंगे सर कि आपका जो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, इसे हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यस हम एक और चीज़ इंश्योर करेंगे कि सर ये जो है क्या x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 ये कभी भी सर किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई होप हमें दो बातें इंश्योर करते हुए चलना है। चलिए शुरू करते हैं क्लास, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं वेवी कर्व मेथड से इसके बारे में फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से मुझे दो पॉइंट्स मिलेंगे। कौन से दो पॉइंट्स, आई होप यू आर रियलाइजिंग। पहला पॉइंट होगा ऑब्वियसली -3 और एक पॉइंट होगा +2। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जा रहा होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। आई होप आपको दिख रहा है। अब अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ कि ये कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव, आई होप अब आपको चीज़ें याद हो चुकी होंगी। अभी भी नहीं तो एक बार फिर से देखते हैं। -3 से 2 के बीच में आई थिंक जो वैल्यू मुझे दिख रही है, आई होप यू आर रियलाइजिंग, -3 इस फंक्शन का वैनिशिंग पॉइंट नहीं है। वहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, 0। इस फंक्शन का वैनिशिंग पॉइंट 2 हो सकता है, लेकिन मैं 2 को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि हम इक्वल का साइन नहीं है, तो हम 2 को भी एक्सक्लूडेड रखेंगे स्टूडेंट्स। और अब अगर मैं चीज़ें समझूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, -3 से 2 के बीच में आई थिंक हमारे पास 0 होता है। अगर मैंने 0 ट्राई किया तो 0 - 2 नेगेटिव, 0 + 3 पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो कहना है इसे -3 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स नेगेटिव होंगी। -3 से पहले अगर मैं कोई वैल्यू देखता हूँ तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, और +2 के बाद की भी सारी वैल्यूज हमारी सारी पॉजिटिव होंगी। आपको ये बातें समझ आई होप बहुत ईजिली आ रही होंगी। और अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ से मैं क्या सोच पा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि सर इस बेसिस पर जब मुझे ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूड करूँगा कि सर जो x की वैल्यूज़ होंगी सर वो होंगी -इन्फिनिटी से -3। आप पहले तो यहाँ से लिखेंगे -इन्फिनिटी से -3, और आप लिखेंगे सर यहाँ से 2 से इन्फिनिटी। हालांकि हम इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, आज हम इंटरेस्टेड हैं उन बातों में जहाँ पर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है, हम डोमेन के बियॉन्ड जाके देखना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि सर अगर अपने -3 से 2 तक के बीच की कोई भी वैल्यू इन दोनों को इंक्लूड करते हुए ले ली होती तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होता। आपको समझ आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि सोच के देखो उस केस में -3 और 2 को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डोमेन से ही एक्सक्लूडेड है। तो जब वो पूछ रहे हैं कि क्या डोमेन में नहीं है, तो जो डोमेन में नहीं है वो क्या होगा, -3 से 2 इंक्लूडिंग दीज 2। क्योंकि सोचो आप जैसे ही -3 रखोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वही तो चाहिए कि कहाँ नॉट डिफाइंड है। जैसे ही आप 2 रखोगे तो 2 - 0, 2 - 2 0 हो जाएगा, और 0 भी होना मतलब 0 भी होना है गड़बड़ करता है, क्योंकि लॉग का बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 भी नहीं होता है। यानी मैं ये बात कहना चाहूँगा यहाँ पर फाइनली कि सर ये जो बेस है हमारा ये डेफिनेटली अनडाउटेडली क्या होना चाहिए, ये -3 से 2 के बीच में
नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग दीज टू। तो यहाँ से ये रिजल्ट सामने आ रहा है। क्या यहाँ से भी कुछ चीज़ें सोची जा सकती हैं स्टूडेंट? चलिए कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं काम करता हूँ 1 को इधर लाता हूँ। आई यू रियलाइजिंग मैं x+3 को बस ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक इनइक्वालिटी है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, है ना। तो मैं काम करता हूँ, इस 1 को इधर लेके आता हूँ। तो ध्यान से सुनिए, है ना। जैसे ही मैं 1 को इधर लेकर आता हूँ तो क्या चीज़ें होंगी वो समझते हैं। 1 को इधर लेकर आते हैं तो सर मुझे दिखता है x-2, है ना, अपॉन x+3, और ये जब 1 आता है तो हो जाएगा -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। आई होप आपको चीज़ें स्मूथली समझ आ रही है। x+3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, x-2 माइनस x, और ये हो जा रहा है -3 डिवाइडेड बाई x+3। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत इजीली और क्लियरली दिख रही हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो ये क्या हो रहा है क्लास, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम चाह रहे हैं इक्वल टू 0 ना हो। दूसरी ज़रूरी चीज़, है ना, क्या मैं यहाँ से x और x को कैंसिल होता हुआ देख पा रहा हूँ? आई थिंक बहुत इजीली हम कैंसिल होता हुआ देख पा रहे हैं। तो जैसे ही x से x कैंसिल हो रहा है तो हो जा रहा है -5 अपॉन x+3। और सर ये जो एक्सप्रेशन है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये x की किन वैल्यूज़ के लिए 0 नहीं होगा। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये 0 होगा ही नहीं। ये एक्सप्रेशन कभी भी 0, मतलब ये एक्सप्रेशन कभी भी 1, या रादर आई वुड से ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा x की किसी भी वैल्यू के लिए। आप सोच के देखो सर, आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई करो, आप x की 0 भी वैल्यू ट्राई करोगे तो -5/3 आएगा। हाँ डेफिनेटली सर, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल लीड इट टुवर्ड्स 0। इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ तो ये x की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। मतलब कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स की, सर ये जो आपका बेस है, ये बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और सर ये बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो सर ये बेस 1 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ 0 नहीं हो रही है। मतलब बेस का ग्रेटर देन 0 होना इन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। हालांकि ये सारी बातों में आप एक बात भूल रहे हैं कि हमारा ये आंसर नहीं है। हमारा आंसर तो ये होगा कि ये किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इस सेक्शन को अगर मैं देखूं, इस सेक्शन को मैं देखूं और पूछूं कि किन वैल्यूज़ के लिए नॉट डिफाइंड है, तो ये x की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड था। मतलब 1 जब होना नहीं होना था तो वो तो ट्रू था। और जब इस पार्ट का इस पार्ट से इंटरसेक्शन लेंगे कि सर -∞ से -3 और 2 से इन्फिनिटी, तो यही आने वाला है, क्योंकि ये तो ट्रू है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ x। ये सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। तो जब इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये आएगा। पर ये तो x की वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। हम किस में इंटरेस्टेड है सर? हम इंटरेस्टेड है किसके लिए नहीं डिफाइंड है। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। किस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स? मैं कहूँगा सर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है x की किन वैल्यूज़ के लिए? x की वो सारी वैल्यूज़ के लिए जो -3 से 2 के बीच में है, एक्सक्लूडिंग -3 and 2, सॉरी इंक्लूडिंग -3 and 2, क्योंकि डिफाइंड था एक्सक्लूडिंग -3 and 2 के लिए, तो ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड होगा इंक्लूडिंग -3 and 2 के लिए। आई होप ये बात समझ आ रही है। सिमिलरली सर अगर आप सोच के देखें तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है। एक और ऑप्शन क्या मिलता है सर? g(x) बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। g(x) लिखा हुआ है क्या? 1/√x² - 9। तो g(x) लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्या लिख रहा है वो g(x) स्टूडेंट्स? g(x) वो लिख रहे हैं 1/√x² - 9, राइट। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो पहली चीज़ तो मुझे दिख रही है कि सर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, हम सीखते आए हैं समथिंग अपॉन समथिंग, तो डिनोमिनेटर का 0 होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात सर, ये डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव वैल्यूज़ का डिफाइन नहीं होता है। तो दो बातें हैं सर कि x² - 9 ना तो 0 होगा ना नेगेटिव होगा, मतलब इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगेन क्या आप देख पा रहे हो a² - b², तो क्या x² - 9 को मैं x+3 और x - 3 लिख सकता हूँ। आई होप आप सभी को ये दिख रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, ये ग्रेटर देन 0 हो। तो अगेन हम वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, और अगर मैं वेवी कर्व मेथड यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या दिखने वाला है वो सुनना बहुत ध्यान से। बड़ा मज़ेदार सा एक किस्सा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। एक पॉइंट मिलेगा -3 और एक पॉइंट मिलेगा 3। मैं इन्हें वैनिशिंग पॉइंट कहूँगा, लेकिन इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि वापस इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है, ग्रेटर देन 0 रखना है। क्या आपको क्लिक हुआ कि ये कहाँ नेगेटिव होगा और कहाँ पॉजिटिव? ज़रा सोच के देखिए स्टूडेंट्स। -3 से 3 के बीच में 0 आता है, 0 + 3 पॉजिटिव, 0 - 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो ये वाला जोन आपका होगा नेगेटिव, ये वाला जोन होगा आपका पॉजिटिव, और ये वाला जोन भी होगा आपका पॉजिटिव। और हमें चाहिए अगेन क्या? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव चाहिए, मतलब x कहाँ डिफाइंड है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये एक्सप्रेशन सर g(x) डिफाइंड होगा x की उन सारी वैल्यूज़ के लिए जो -∞ से -3 हैं और 3 से इन्फिनिटी हैं। पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि ये फंक्शन डिफाइंड है x की उन सारी वैल्यूज़ के लिए जो -∞ से -3 हैं या फिर 3 से इन्फिनिटी हैं। तो सर किसके लिए नहीं डिफाइंड होगा? तो मैं वापस कहूँगा कि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा,
ये फंक्शन सर नॉट डिफाइंड होगा x की किन वैल्यूज के लिए? सर जब -∞ से -3 और इनके बीच में जो ये वाला स्पेस बच रहा है, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो जहाँ जहाँ लेस देन 0 हो रहा है वहाँ डिफाइंड नहीं है। और ऑब्वियसली 3 और -3 पर भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 3 और -3 पे डिफाइंड नहीं है तो उन्हें भी मैं इंक्लूड करूँगा। तो मेरा आंसर होगा x की सर वो सारी वैल्यूज़ जो -3 से 3 के बीच होती हैं। क्या आपको ये दोनों सोल्यूशन समझ आए स्टूडेंट्स? हमने दोनों चीज़ें सीखी अभी हमने देखा कि f ऑफ x कहाँ डिफाइंड नहीं है, -3 से 2 के बीच में, और g ऑफ x कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड नहीं है, -3 से 3 के बीच में। मतलब ओवरऑल एक फाइनल कंक्लूजन में निकालना चाहूँ तो आप क्या फाइनली कंक्लूड करोगे? आप बड़ी आसान सी बात कंक्लूड करोगे स्टूडेंट्स। देखो ज़रा, -3 से 3 के बीच में और -3 से 2 के बीच में, तो फाइनल कंक्लूजन मुझे ड्रॉ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊँ तो मुझे क्या दिख रहा है? देखो, ये कह रहा है -3 से 3 के बीच में इंक्लूडिंग बोथ नॉट डिफाइंड है ना? तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नॉट डिफाइंड वाला जोन बना रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। -3 से 3 के बीच में नॉट डिफाइंड है, और हमारा ये वाला फंक्शन क्या है? सर ये वाला फंक्शन -3 से 2 के बीच में नॉट डिफाइंड है। तो इसके बारे में अगर कोई मुझसे कहेगा तो मैं कहूँगा -3 से +2 के बीच में। अच्छा, बाय द वे 2 भी हमारा इंक्लूडेड है या नहीं? आई होप यू आर रियलाइजिंग 2 भी इंक्लूडेड है। तो -3 से +2 के बीच में ये नॉट डिफाइंड है। तो ओवरऑल क्या आप रियलाइज कर पा रहे हो, दोनों के लिए नॉट डिफाइंड कहाँ पर है? तो दोनों के लिए नॉट डिफाइंड होना मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन कहाँ होगा स्टूडेंट्स? इस वाले जोन में, जो कि क्या होगा ऑब्वियसली -3 से 2, और दोनों इंक्लूडेड हैं नॉट डिफाइंड में, तो क्लोज ब्रैकेट। और इस बेसिस पे हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? जरा ध्यान से देखिए, इस बेसिस पे फाइनली आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस आसान हैं अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक से पढ़ पाएँ। अगर आप क्वेश्चंस ध्यान से देखें तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इतनी सी बात थी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं डोमेन और रेंज पर बेस्ड थोड़ा और कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा ट्राई करिए इसे और फिर हम साथ में देखेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया। जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। वो कह रहा है f ऑफ x एक पॉलिनॉमियल है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक छोटी सी हिंट, एक छोटा सा सजेशन, डायरेक्टली इस बात को याद रख लो, इस बात को हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वो फंक्शन x⁻n+1 और -x⁻n+1 कैटेगरी का होता है। मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसा फंक्शन मिले, कैसा फंक्शन, f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x अगर इसके सम के इक्वल है, मतलब f ऑफ x का जो प्रोडक्ट है वो f ऑफ इस x के रेसिप्रोकल से प्रोडक्ट लिया जाए तो वो इनके सम के अगर इक्वल हो जाए, मतलब f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x के इक्वल हो जाए, तो आप इसे एज अ रिजल्ट याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सिर्फ इसी कैटेगरी के फंक्शन के लिए ट्रू होता है, जो कि हो या तो वो होगा x⁻n+1 या फिर वो होगा -x⁻n+1। आप हमेशा इस बात को याद रखिए, जब कोई फंक्शन इस कैटेगरी का हो कि वो किसी पावर तक रेस किया जा रहा है x वेरिएबल और उसमें 1 ऐड किया जाए, या फिर नेगेटिव ऑफ x मतलब नेगेटिव अलग और x को किसी पावर तक रेस किया जा रहा है और इसमें फिर 1 ऐड किया जा रहा है, इन दोनों में से अगर कोई सिनेरियो है तब ही ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। या उल्टा, अगर ये कंडीशन आपको दे दी जा रही है तो आप कंक्लूड कर दीजिए कि आपका फंक्शन इनमें से ही किसी एक कैटेगरी का है। ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगर इसी बात को सोचा जाए और इस क्वेश्चन को वर्कआउट करने की कोशिश की जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही जा रही है कि सर f ऑफ 3 28 के इक्वल है। सर f ऑफ 3 28 के इक्वल है, तो सोचने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कौन सा वाला सिनेरियो हो सकता है। मैं दोनों तरफ दिमाग लगाता हूँ। f ऑफ 3 स्टूडेंट्स, अब देखते हैं f ऑफ 3 निकालने की कोशिश करते हैं इन दोनों फंक्शंस में। हमें कहा जा रहा है कि सर f ऑफ 3 28 के इक्वल है, मैं इसके इक्वल मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ क्या f ऑफ 3 28 के इक्वल है ना, तो जब वो कह रहा है कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 28, मैं मान लेता हूँ ये वाला फंक्शन ट्रू है, तो मैं x की जगह 3 रखता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे x की जगह 3 रखा तो ये क्या हो जाएगा 3n+1 इज इक्वल टू 28, है ना। और अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स क्या 3n इज इक्वल टू 28 - 1, दैट्स क्लियरली नथिंग बट 27। और अगर आप यहाँ से देखें तो आपको क्या दिख रहा है 3 की कोई पावर 27 की किसी पावर 27 और 3 की कोई पावर दिखती है, आई थिंक दिखती है 3 टू द पावर व्हाट 3 का क्यूब, क्या आपको दिख रहा है 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो मुझे दिख रहा है 3 की पावर इन 3 की पावर 3 से कंपेयर की जा सकती है। आई होप आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 का क्यूब, क्योंकि 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो मैं कहूँगा कि n जो है वो 3 के इक्वल है ना। एक कंक्लूजन ये आ रहा है कि किस कैटेगरी में बन जा रहा है, ये बन जा रहा है x³ + 1।
पर क्या ये इस कैटेगरी का भी हो सकता था? देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये इस कैटेगरी में भी बन सकता था? -x टू द पावर n प्लस 1, है ना। हमसे क्या कहा जा रहा है? f(3) वॉज 28। अगर मैं लेता हूँ -x मतलब क्या? x की पावर 3 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 28। मैं ये कौन सा एक्सप्रेशन लेने जा रहा हूँ क्लास? मैं ये तब लेने जा रहा हूँ अगर हमने माना होता कि f(x) -x टू द पावर n प्लस 1 के इक्वल है। उस केस में क्या हो रहा होता वो हम समझने की कोशिश करें। अगर ऐसा कुछ होता तो कैन आई से -3 टू द पावर n, और अगर इधर 28 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 27। डू यू रियलाइज 3 की कोई भी पावर का नेगेटिव 27 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इसकी कोई भी पावर पॉजिटिव होगी। ऑफ नेगेटिव इज गोइंग टू बी नेगेटिव, मतलब ये इक्वल नहीं होगा, मतलब ये गलत है n की किसी भी वैल्यू के लिए, है ना। n की किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग इट। मतलब मेरा पॉइंट बड़ा आसान सा है कि हमारा जो फंक्शन बनेगा वो ये वाला तो नहीं होगा। इस फंक्शन को आप डिस्कार्ड करिए, तो आपका जो फंक्शन होगा वो सिर्फ यही एक वैलिड एक्सेप्टेबल फंक्शन ही हटा दीजिए। तो पहली बात तो हम ये क्रैक कर पा रहे हैं कि f(x) क्या है। आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जब भी कभी f(x) f(1/x) के साथ प्रोडक्ट लेने पर f(x) प्लस f(1/x) बन रहा हो, तो f(x) या तो ऐसा कुछ होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, दोनों में से कोई एक ही बात होगी। और अगर ऐसा कुछ है तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और हम f(x) को x³ प्लस 1 के साथ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया था कि f(3) जो था वो 28 के इक्वल था, जो कि इसी फंक्शन से बन सकता है। तो हमने एक और बड़ी आसान सी बात कंक्लूड की कि हम कह पा रहे हैं कि सर जो आपका f(x) है दैट इज x³ प्लस 1। अब उसने पूछा क्या है वो निकालने की कोशिश करते हैं। वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कि f4 क्या होगा। डू यू रियलाइज़ कि जब हम कह रहे हैं कि f(x) जो है वो है x³ प्लस 1, तो अगर आपसे कोई पूछे f(4) क्या होगा स्टूडेंट्स, तो f(4) कैसे निकालेंगे, ज़रा दिमाग लगाइए। सर f(4) में कहूँगा 4³ प्लस 1। 4 का क्यूब आई होप यू नो इज क्लियरली 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, है ना। और 64 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 65। तो आपका जो f(4) आएगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 65। और 65 आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं तो दिख रहा है, जो कि होगा आपका क्लियरली ऑप्शन बी। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, बड़ी आसान सी बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या कि जब भी कभी कोई कहे कि f(x) इंटू f(1/x) इज इक्वल टू f(x) प्लस f(1/x), तो बेहिचक बिना किसी शक के बिना किसी संदेह के आप कहेंगे कि सर f(x) या तो होगा x टू द पावर n प्लस 1 के इक्वल या फिर -x टू द पावर n प्लस 1 के इक्वल। ये दोनों रिजल्ट्स हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे। चलिए, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर वी गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? बड़ा ही मज़ेदार सा, अगेन आपके पार्ट ऑफ द डोमेन इस इंटरवल में लाई करता है, उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन है। ज़रा क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और सॉल्व करिए, फिर हम साथ में देखेंगे। आपने इस क्वेश्चन को देखा, बड़ी आसानी से हम इसको सोच सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, वर्कआउट क्या करना है। अंडर रूट के अंदर कुछ दिखा हुआ है, क्या दिख रहा है क्लास? cos x माइनस 1/2 अपॉन 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एक एक्सप्रेशन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक एक्सप्रेशन है। तो सोचते हैं इसको कैसे निकालेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बड़ी आसान सी चीज़ सोच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस एक्सप्रेशन को जो कि अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट हम इंश्योर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रख लेना उस वक्त कि डिनोमिनेटर जहाँ 0 हो रहा वो हम अफोर्ड नहीं करेंगे, तो वो सारी वैल्यूज़ हम हटा देंगे। उसे ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेशन को फाइनली अब हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर cos x माइनस 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है 6 प्लस 35x, 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। और हमने कंडीशन डाली है कि चूंकि अंडर रूट के अंदर है तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर ये कोई क्वेश्चन है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। पहले तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखते हैं, मैं डिनोमिनेटर में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करता हूँ। तो देखो मैं क्या करूँगा, 35x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। 35x को मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 36x माइनस एक्स। तो देखो 35x बन रहा है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 36 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 36, और देखो 6 इंटू माइनस 6 इज माइनस 36। तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ किए, है ना। और इधर कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है प्लस 6 और ये हो जा रहा है माइनस 6x स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन बन रहा है। न्यूमरेटर में ऑलरेडी हम किससे डील कर रहे थे, हम डील कर रहे थे cos x माइनस 1/2 से।
आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को सोचना है तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा मज़ेदार सा एक्सप्रेशन है। जब आप यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा 1 + 6x। जब यहाँ से आप -x कॉमन लेंगे तो ये वापस बचेगा 1 + 6x। तो 6 - x एक फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में, ज़रा ध्यान से सुनिए, एक फैक्टर होगा 6 - x, और एक फैक्टर क्या बनेगा, जैसे आपने 6 कॉमन लिया तो 1 + 6x, तो दूसरा फैक्टर बनेगा 1 + 6x, है ना। ऑल्दो वो प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है बट ऐसा भी चलेगा, आप वेवी कर्व मेथड वहाँ भी लगा सकते हैं। और न्यूमरेटर में क्या था सर, न्यूमरेटर में है cos x -1/2। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है और बड़ी इंटरेस्टिंग से तरीके से हम इसे लिख सकते हैं या वर्कआउट कर सकते हैं। मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास, मान के चलो जैसे आपके पास एक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है और ये ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए मुझे पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कब होगा सोच के देखो सर, ये पॉजिटिव तब होगा जब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव तब होगा जब न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। हम न्यूमरेटर के बारे में सोचेंगे अभी, क्या हम डिनोमिनेटर सोच सकते हैं? मैं डिनोमिनेटर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। डिनोमिनेटर क्या हुआ है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपका जो डिनोमिनेटर है दिस इज 6 - x 1 + 6x, है ना। डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट्स? सर वो है 6 - x और दूसरा फैक्टर है 1 + 6x, है ना। हम इसके बारे में थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो जोन्स हैं, या रादर काफ़ी सारे जोन्स हैं, -∞ से इन्फिनिटी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। मुझे एक जोन तो क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, -1/6, क्योंकि एक फैक्टर क्या होगा 6 - x को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6, और 1 + 6x को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी, -1/6, है ना। मैं ये जोन्स में पता करता हूँ ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर मान लेते हैं -1/6 से छोटी, चलो -1/6 से 6 के बीच की वैल्यू ले लो, -1/6 से 6 के बीच की वैल्यू 0, 0 यहाँ रखा तो 6 - 0 पॉजिटिव, 1 + 0 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो इसके जो ऑल्टरनेट सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा सर, हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी था, थोड़ा सा पार्ट कुछ ऐसा ट्रिकी था कि आपको सब जगह नहीं देखना था, आपने एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिस किया सर, कि आपको इसकी डोमेन देखनी है इसमें, आपको इसकी डोमेन हर जगह नहीं देखनी है, आपको देखनी है -1 से 6 के बीच में क्या होता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं डिनोमिनेटर को -1 से 6 के बीच देखता हूँ। सर ये अगर -1/6 है तो ये -1 से थोड़ा बड़ा है, तो -1 यहाँ कहीं होगा, और अगर ये -1 है तो -1 से -1/6 वाला जोन भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी नेगेटिव ही होगा। मैं इसे कह दे रहा हूँ ये भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव था, तो मैं कह रहा हूँ ये नेगेटिव है, और ये -1/6 से 6 तक का जोन पॉजिटिव है। ऑल दो ये जो भी है, मुझे तो चिंता इस बात की है कि मैं बस इस जोन को देखूँ, -1 से 6 तक इस जोन को देखना चाह रहा हूँ। तो इस जोन में मुझे ये पता चल रहा है कि -1 से -1/6 तक नेगेटिव है और -1/6 से 6 तक पॉजिटिव है। अच्छा एक और बात, ये डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये आप लग रहा है आपको वैनिश हो रहा है, वो वैनिश नहीं हो रहा है, वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि x की वैल्यू जब आप 6 रखेंगे तो आप नहीं रख सकते, आप x की वैल्यू 6 नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में। सिमिलरली आप x की वैल्यू ये भी नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते, -1/6, क्योंकि ये भी हमारा पॉइंट वहाँ है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, क्योंकि दोनों बातें स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में। तो x की वैल्यू 6 या x की वैल्यू -1/6 हम नहीं ले सकते। आई होप आपको समझ आ रहा है ना। तो ये दोनों वैल्यूज एक्सक्लूडेड रहेंगी। हालांकि अब मुझे ये पता चल रहा है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना है स्टूडेंट्स, मुझे ये चाहिए था कि अगर ये नेगेटिव है तो cos x -1/2 भी इस पार्ट में x की इन वैल्यूज के लिए क्या नेगेटिव है, तो मैं कहूँगा ये हमारा आंसर है। दूसरी बात, इसके अलावा और वो पॉइंट्स जहाँ पे इन दोनों के बीच में cos x -1/2 की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि सर अगर ये पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, या फिर सर ये नेगेटिव है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव होना चाहिए, तब वो पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। यही हम बात करते आ रहे हैं। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं cos x के ग्राफ से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में समझना आप cos x का ओवरऑल ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आपका cos x का ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो cos x का ग्राफ कुछ बड़ा ही मज़ेदार सा आपको दिखेगा। जैसे cos x का ग्राफ कुछ ऐसा, रियली सॉरी, कुछ ऐसा और फिर कुछ ऐसा सा जा रहा होगा, है ना। ये ओवरऑल हमारा cos x का ग्राफ होगा। अब अगर मैं इसे थोड़े से पॉइंट्स आपको डिनोट या हाईलाइट करने की कोशिश करूँ तो ये आपका होता है 0, ये होता है -π/2, है ना, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा π, ये हो जाएगा सर 3π/2, है ना, और यहाँ कहीं होगा 2π। आई होप आपको cos x का ग्राफ याद होगा, ये हमने
स्टैंडर्ड से फंक्शंस और उनके ग्राफ्स देखे थे तब ये सारी बातें की थी। हमें पता है cos x की रेंज -1 से 1 होती है, तो यहाँ कहीं होगा -1, मैं बस एक मोटा मोटा लिख दे रहा हूँ और ये होता है 1। अब मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ समझना, आपको पूरी एक डिटेल देने की कोशिश करूँ। अब समझो स्टूडेंट्स, पाई क्या होता है 3.14, तो 2 पाई कितना होगा 3.14 का डबल यानी 6.28, तो ये 2 पाई जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 6.28। अब सोच के देखो अगर 2 पाई 6.28, मैं एक्स एक्सिस पे देख रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, मैं एक्स एक्सिस पे देख रहा हूँ -1 से 6 तक, तो अगर वो 6.28 है तो इसके जस्ट थोड़ा पहले हमारा पॉइंट होगा जहाँ तक हमको देखना है, तो ये पॉइंट होगा हमारा 6। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ये पॉइंट होगा हमारा क्या 6, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका वो पॉइंट है जिसे आप कहना चाह रहे हो 6। अच्छा -1 किधर होगा स्टूडेंट, ज़रा सोच के देखो। सर -1 अगर मैं देखना चाहूँ तो -π/2 कितना होता है सर, -π/2 होता है 3.14 का हाफ, 3.14 यानी ऐसा सोच लो 314 का आधा, 300 का आधा 150, 14 का आधा 7, तो 157 यानी 1.57, तो ये होगा 1.57। मुझे चाहिए क्या, मतलब ये है -1.57 है ना, तो इससे थोड़ा इधर होगा, तो यहाँ कहीं -1 होगा, लेट्स से यहाँ कहीं है, मैं बना लेता हूँ यहाँ कहीं, लेट्स से है ना, यहाँ बना लेता हूँ -1 आई थिंक, मतलब बहुत एग्जैक्ट या प्रेसाइज जगह पे नहीं बना रहा हूँ, बट एक अप्रॉक्सीमेटेड जगह पे बना रहा हूँ। ठीक है क्या, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब एक छोटी सी चीज़ स्टूडेंट्स, मुझे न्यूमरेटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि न्यूमरेटर को मुझे वर्कआउट करना है, न्यूमरेटर के बारे में सोचना है। सर न्यूमरेटर के बारे में सोचना है, तो न्यूमरेटर आपका जो था ना वो क्या था सर, न्यूमरेटर आपका था cos x - 1/2। न्यूमरेटर में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको दी गई थी, विच वॉज cos x - 1/2। अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, तो मैं दो बातें कंक्लूड करूँगा सर, कि जब जब cos x 1/2 से बड़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा पॉजिटिव। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और सर जब cos x जो है वो 1/2 से छोटा होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा नेगेटिव। क्या आप ये बात आसानी से इमेजिन कर पा रहे हैं? तो 1/2 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब y एक्सिस पे जो 1/2 होगा उससे काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 1/2 मोटा मोटा मेरे ख्याल से यहाँ कहीं होगा, तो अगर 1/2 यहाँ कहीं होगा तो मैं 1/2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना, 1/2 पर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मुझे हेल्प करेगा समझने की 1/2 कैसे जा रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ पॉइंट्स और निकाल लेता हूँ। जैसे 1/2 कितना होता है सर, 1/2 होता है cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका π/3। आई होप आप बहुत कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना इन चीज़ों से, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हो जाएगा -π/3, है ना, बहुत ध्यान से सोचते चलिएगा। सर ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा π/3। सर अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा, ये वापस π/3 डिस्टेंस पर है, मतलब 3π/2 से π/3 डिस्टेंस आगे, यस π/3 होगा, बिल्कुल सही। तो 3π/2 से π/3 अगर आपने ऐड किया, कंफ्यूज मत होना है, पॉइंट्स कैसे मैं लिख रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा, है ना। अब ये टॉपिक या लेक्चर बहुत डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा हो, बट अभी जो मैं कर रहा हूँ बस उसे ध्यान से देखो। मैं फाइनली कंक्लूड करूँगा कि देखो हम क्या कर रहे हैं, तो डोंट वरी अगर ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो, ठीक है। इस चैप्टर को, इस डिटेल को, इस ग्राफ को, इस पे जो पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ये आसानी से मैं समझा दूंगा जैसे ही हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल के लिए सोचिए 3π/2 में अगर आप π/3 और ऐड कर दें, नहीं π/3 नहीं π/6 आपको करना होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है π/6 है। अभी ये बात नहीं भी समझ आ रही है तो छोड़ दो। तो 3π/2 में π/6 जब आप ऐड करेंगे तो फाइनली इवेंचुअली पॉइंट आता है 3π/2 + π/6, तो 9 + π 10π/6 यानी हो जाएगा 5π/3। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 5π/3। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बातें मैं आपसे कहने वाला हूँ, है ना। ये पॉइंट हुआ 5π/3। अब मुझे क्या देखना है वो सुनना, मुझे देखना है सर -1 से। मुझे कहाँ से देखना है? -1 से। तो मुझे देखना है यहाँ से जाते 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 मुझे इसको यहाँ तक देखना है ना। इसमें भी एक छोटी सी चीज़ और बना लेते हैं क्लास, -1/6। सोच के बताओ -1/6 कहाँ होगा सर? -1/6 यानी -0.16, -0.616 यहाँ कहीं होगा, तो ये होगा -1/6। अब सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है क्लास, और इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। बहुत मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है अगर आप इसे ठीक से देख पा रहे हैं। सर एक पार्ट तो हमारे क्वेश्चन का ये था, आपको याद होगा, और दूसरा पार्ट हमारे क्वेश्चन का ये था, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग और कितना आसान और कितना ज़बरदस्त है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से डेवलप होती है। मैं ये कह रहा था, सुनिएगा बड़ा ध्यान से, -1 से -1/6 तक याद करो क्लास। -1 से -1/6 तक हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव था, तो न्यूमरेटर भी क्या नेगेटिव है? -1 से -1/6 तक, -1 से -1/6 तक। अच्छा न्यूमरेटर नेगेटिव क्यों होगा? न्यूमरेटर नेगेटिव होता अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये जो ग्राफ है 1/2 से नीचे होता, क्योंकि सोचो अगर cos x का ग्राफ 1/2 से नीचे है तो cos x की वैल्यू 1/2 से कम है, तो 1/2 से छोटी वैल्यू में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते तो नेगेटिव आती। तो पॉइंट मेरा ऑब्जर्वेशन का ये है
कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ -1 से -1/6 मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, नहीं हमारा -1/6, क्या इस दौरान आपका ग्राफ 1/2 से नीचे है? ऑब्वियसली नहीं है, आपका ग्राफ 1/2 से तो ऊपर ही है, मतलब cos x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है, तो cos x माइनस 1/2 पॉजिटिव होगा। तो सर ये पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, हमें तो वो पॉजिटिव चाहिए था, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल जोन नहीं है, हम इस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से। अब आगे अगर मैं पढ़ूँ तो ध्यान से याद करिए क्लास, -1 से 6 तक क्या चल रहा है? अब -1 से 6 तक चीज़ें बहुत सुलझी हुई हैं सर -1 से 6 तक ये पूरा जोन पॉजिटिव है। आई होप आपको याद हो होगा, -1 से -1/6 ये पूरा जोन नेगेटिव था, और -1 से 6 तक ये पूरा जोन पॉजिटिव है। अब सर ये अगर पॉजिटिव है तो बस मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जहाँ पर cos x माइनस 1/2 भी पॉजिटिव हो। अब cos x माइनस 1/2 के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? सर इसका ये मतलब है कि cos x जो है वो 1/2 से बड़ा हो, क्योंकि अगर cos x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हुई तो cos x माइनस 1/2 पॉजिटिव होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि cos x पॉजिटिव, cos x अगर 1/2 से बड़ा हुआ तो cos x माइनस 1/2 पॉजिटिव होगा, तो cos x का ग्राफ 1/2 से ऊपर होना चाहिए। मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में cos x का ग्राफ जहाँ जहाँ 1/2 से ऊपर दिखेगा। चलिए ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, cos x का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, आई थिंक इस पॉइंट पर तो अगर मैं 1/6 -1/6 से देखूं तो मेरे ख्याल से 1/3 तक, यहाँ तक, सॉरी 1/3 नहीं, π/3 तक ये जो ग्राफ है ये डेफिनेटली सर 1/2 से ऊपर है, पर इसके बाद ये नेगेटिव हो जा रहा है। तो अगेन ये यहाँ तक अगर नेगेटिव है मतलब 1/2 से नीचे है, 1/2 से नीचे होना मतलब क्या, cos x माइनस 1/2 नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो दिस नेगेटिव अपॉन दिस पॉजिटिव विल अगेन जनरेट नेगेटिव, बट मुझे तो क्या चाहिए, पॉजिटिव। बट अगर मैं देखूँ तो अगर मैं देख रहा हूँ कि सर 5π/3 से मुझे 6 तक ही देखना था, तो 6 से 5π/3, या उल्टा बोलना चाहिए 5π/3 से 6 तक भी ये ग्राफ पॉजिटिव है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, देखो बड़े ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ सर कि -1/6 से 6 के बीच में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, तो अब मैं न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ। अब न्यूमरेटर कहाँ कहाँ पॉजिटिव है वो मुझे दिख रहा है कि सर न्यूमरेटर यहाँ पॉजिटिव है और न्यूमरेटर यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि cos x माइनस 1/2 पॉजिटिव है, cos x माइनस 1/2 के पॉजिटिव होने का मतलब है कि cos x 1/2 से बड़ा है। cos x 1/2 से मुझे यहाँ बड़ा दिख रहा है और फिर बस वहाँ बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 1/2 की जो लाइन इससे ऊपर ग्राफ होना चाहिए ना। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट? तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूँ तो मुझे जो वैल्यू दिख रही है वो कहाँ से कहाँ दिख रही है क्लास, -1/6 से π/3। डू यू रियलाइज मैं -1/6 को तो इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन का ग्राफ डिफाइंड ही नहीं था, बट क्या मैं π/3 इंक्लूड कर सकता हूँ? समझो स्टूडेंट्स, π/3 पे वो ग्राफ हो जाएगा 1/2, तो cos x हो जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा 0, मतलब आपका न्यूमरेटर जो होगा वो हो जाएगा 0, और अगर न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो 0 होना अलाउड है, तो ऑब्वियसली सर हम π/3 को तो इंक्लूड करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? तो π/3 विल बी इंक्लूडेड। इसके अलावा π/3 से मुझे 5π/3 तक कुछ नहीं मिला, लेकिन सर 5π/3 को इंक्लूड करेंगे क्या? हाँ सर करेंगे, क्योंकि 5π/3 भी कितना होता है 1/2, cos 5π/3 कितना होता है 1/2, और 1/2 ले सकते हैं क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 0, और 0 लेना अलाउड है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो मैं इसे क्या कहूँगा, मैं इसे कहूँगा 5π/3, और यहाँ से कहाँ तक? सर 6 के आगे भी पॉजिटिव था, बट 6 के आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आपको 6 तक ही चेक करने को बोला था, तो आखिरी जो पॉइंट होगा वो होगा 6। क्या मैं 6 ले सकता हूँ स्टूडेंट्स? याद करो 6 वापस डिनोमिनेटर का वो पॉइंट था जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा था। याद करो 6 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा था क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो 6 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंदी है, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें भी नहीं पढ़ी हैं, बट जैसे ही पढ़ लोगे ना तो समझ आ जाएंगी। बट स्टिल आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट तुम्हें समझाने के लिए कि देखो चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। बट अगर ये वाला पार्ट नहीं भी आया ना, तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज़ और इवन इक्वेशंस जब पढ़ाऊंगा तो तुम्हें वाला पार्ट बहुत इजीली समझ आएगा। जो यहाँ पे समझ आना चाहिए था, और अगर वो नहीं आया तो प्रॉब्लम, तो बताता हूँ कि क्या समझ आना चाहिए था। आपको ये समझ आना चाहिए था कि सर मुझे अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो मुझे दोनों या तो पॉजिटिव चाहिए, दोनों नेगेटिव चाहिए। तो मैंने पहले देखा कि ये नेगेटिव कब है, तो मैंने देखा सर ये -1 से -1/6 के बीच नेगेटिव है। अच्छा, मैंने -1 के उधर और 6 के इधर इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद कहा कि अब बस इसके बीच का डोमेन मुझे बताओ। मुझे -1 से पहले का डोमेन नहीं देखना है, मुझे 6 के बाद का डोमेन नहीं देखना है। तो जब -1 से 6 के बीच देखा तो सर इन पॉइंट्स पे वो नेगेटिव था, इस दौरान वो नेगेटिव था। तो अगर डिनोमिनेटर इस दौरान नेगेटिव था तो क्या न्यूमरेटर भी इस दौरान नेगेटिव था? सर नहीं था, तो हमने इसे एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए पॉजिटिव।
फिर हमने क्या देखना शुरू किया, हमने देखा सर -1/6 से 6 तक क्या ख्याल है, तो -1 से 6 तक, -1/6 से 6 तक ये जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मैंने न्यूमरेटर यानी cos x -1/2 को देखना शुरू किया -1/6 से 6 के बीच में कहाँ कहाँ वो पॉजिटिव है। तो जब मैंने फाइनली ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व किया तो ग्राफ में ये दिखा कि -1/6 से 6 के बीच में जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, न्यूमरेटर का पॉजिटिव होना यानी cos x -1/2 का ग्रेटर देन 0 होना, यानी cos x का 1/2 से बड़ा होना। cos x का 1/2 से बड़ा होना मुझे यहाँ दिखा क्योंकि देखो 1/2 से ऊपर है ग्राफ, और cos x का 1/2 से बड़ा होना मुझे यहाँ दिखा क्योंकि ये भी 1/2 से ऊपर है। बस इन दो जगह पर, और वो कौन कौन से जोन्स हैं, वो थे सर -1/6 से π/3 और 5π/3 से 6, है ना। दूसरी बात, -1/6 इंक्लूड नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर का ये वो पॉइंट था जहाँ पर वो नॉट डिफाइंड हो जा रहा था, और 6 भी डिनोमिनेटर में मौजूद वो पॉइंट था जहाँ पर फंक्शन या एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जा रहा था। हालांकि 5π/3 और π/3 हमने इंक्लूड किए क्योंकि यहाँ पर cos x 1/2 होता है, तो 1/2 -1/2 0 और 0 लेना अलाउड था क्योंकि इक्वल का साइन हमने यूज़ किया था। तो बड़ी आसान सी बातें स्टूडेंट्स की, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, जो कि हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में दिखना चाहिए। एंड आई वुड से कि ऐसा मुझे ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑप्शन ए में उसने गड़बड़ कर दी है, ऑप्शन ए में उसने एक क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ के लिए आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इस आधार पे गलत हो रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। आप खुद सोचो, आप 6 इंक्लूड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपने 6 इंक्लूड किया तो कितना हो रहा है, 6 को इंक्लूड करने में प्रॉब्लम है। आई होप आपको दिख रही होगी। जैसे अगर मैं -1/6 इंक्लूड कर लूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर वहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आई वुड से आई शुड हैव यूज्ड ओपन ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ओपन ब्रैकेट होंगे ऑप्शन बी में। क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ऑप्शन ए क्यों नहीं कहेंगे आंसर? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट। तो आई वुड गो विद ऑप्शन बी, एंड आई होप विद दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी क्यों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से इसे एक बार खुद से समझिए और देखिए आपसे होता है या नहीं, वीडियो पॉज करके, वरना फिर हम साथ में ट्राई करेंगे। क्या आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश की? नहीं तो हम साथ में देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, बड़ी मज़ेदार सी बात। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स विच इज़ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और जैसे ही एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिखता है, क्या आपको कुछ और क्लिक करता है? देखो एक बात याद आ रही होगी आपको, बड़ी आसान सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी मज़ेदार सी बात याद करो स्टूडेंट्स। हमने सीखा है कि दुनिया के किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिख सकते हैं। आई होप ये बातें बहुत डरावनी या बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लगती हैं अब आपको। तो कहना है इसे, यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि किसी भी नंबर में से अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें तो वो उसी के फ्रैक्शन पार्ट के इक्वल होता है। बस यही बात यहाँ पर रिप्लेस करनी है। तो आपका फंक्शन अगर मैं और डिफाइन करना चाहूँ, एफ ऑफ एक्स को और प्रॉपर्ली लिखना चाहूँ, तो कहना है इसे कि सर आप एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? सर आपका एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में लिखा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? न्यूमरेटर हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है सर? डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस दिस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो भी कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। क्या आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप ये हमारा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है इस क्वेश्चन का। अब अगर मैं इससे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है, आई थिंक फाइनली वो वही बात पूछ रहा है। इस बार वो डोमेन नहीं पूछ रहा है स्टूडेंट्स, इस बार क्वेश्चन है रेंज पर, मतलब इस एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी। ज़रा सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। कहना है इसे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी? सर न्यूमरेटर हमेशा जो है ना, ये जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है सर? हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। तो आप ऐसे सोच के देखो, मैं यहाँ पे एक वर्स्ट केस और एक बेस्ट केस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। वर्स्ट केस क्या होगा सोच के देखो, वर्स्ट केस ये होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब आपने ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के लिए एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 5। अगर मैंने x 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 5 का फ्रैक्शन पार्ट, और 5 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? 0। और 0 अपॉन एनीथिंग इज गोइंग टू बी, मतलब 0 अपॉन ये 1 ही होगा, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज गोइंग टू बी 0। तो मैं ये ओवरऑल कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। आप सोचो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, एंड 0 होगी मतलब 0 आप अचीव कर पाएंगे। आप 0 से छोटी दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होती है, इसकी भी 0 होती है। तो समथिंग 0 अपॉन समथिंग सिग्निफिकेंट एटलीस्ट 1 विल बी 0, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा है ना। नेगेटिव कैसे बनाओगे आप फ्रैक्शन पार्ट को? ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये 0 से 1 के बीच ही होता है, ये भी 0 से 1 के बीच होता है, तो ये नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू अपॉन 1 प्लस 0 से 1 के बीच की वैल्यू, तो नेगेटिव कैसे बनाओगे आप इसको? तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 कहाँ होगी? जब भी x की कोई आप इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। सर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 से हमेशा छोटा होता है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब 1 से हमेशा छोटी होती है। मान लो ये 1 होती तो ये क्या बनता? मान लो ये 1 होती तो ये होता 1,
अपॉन 1 प्लस 1, तो हो जाता है 1/2, लेकिन ये 1 नहीं है, 1 से छोटा होता है। यानी मैं कहूँगा ये जो एक्सप्रेशन है सर ये 1/2 से हमेशा छोटा होगा, मतलब 1/2 होते होते रह जाएगा। 1/2 कब होगा? अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 होता तो हो जाता 1/1 प्लस 1 यानी 1/2, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कभी 1 होता नहीं है, 0.999 तक जाता है, 0.99 मतलब 1 होते होते रह जाता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अगर ये 1 हो जाता तो होता 1/1/2, पर ये हमेशा 1 से तो छोटा ही है, तो आई वुड से ये 1/2 से तो छोटा ही होगा। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ आई थिंक कि इस एक्सप्रेशन की जो मैं इस फॉर्म में दिया जा रहा है का रेंज जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स 0 से 1/2। अगेन आर यू रियलाइजिंग ऑप्शन ए गलत है क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 नहीं होता है ना। तो आई वुड से ऑप्शन सी शुड बी मार्क्ड करेक्टली। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमने ऑप्शन सी क्यों मार्क किया? चलिए विद दैट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। जल्दी से इसे ध्यान से देखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। ज़रा सेंस डेवलप करने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। देखो माय सजेशन इस कि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा तिकड़म बढ़ा के सोचना पड़ता है। तो देखो मैं कैसे सोचूंगा इस क्वेश्चन को वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मुझे लिख कर दे रहा है वो f ऑफ x प्लस 3y कॉमा x माइनस 3y है ना। वो क्या कह रहा है? f ऑफ x प्लस 3y कॉमा x माइनस 3y। ये जो एक्सप्रेशन है सर ये इक्वल है, ये किसके इक्वल है सर? ये इक्वल है 12 टाइम्स xy। अब ये 12xy कैसे बनाएंगे वो कंसर्न है। तो आप कोशिश करो कि 12xy को आप ऐसा कुछ लिख पाओ। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब 12xy को ऐसा कुछ लिख पाओ। अब मुझे दिख रहा है सर कि अगर थोड़ा बहुत मैंने कुछ करा होता, मतलब सोचो ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ और इसका स्क्वायर करूँ है ना, तो इसके स्क्वायर में मुझे दिखेगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा y, मतलब सुनना मैं 3 का स्क्वायर बोल रहा हूँ, मतलब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और 2ab क्या बनेगा? वो बनेगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई, तो बन जाएगा 6xy। ऐसे जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर और 3y का स्क्वायर जो बनेगा बनेगा। लेकिन एक और चीज़ बनेगी, वो क्या बनेगी? -6xy। तो यहाँ पे 6xy बनेगा और यहाँ पे भी -6xy बनेगा। अगर 6xy में अगर वो -6xy सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 12xy बन सकता है और बाकी चीज़ें हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं x प्लस 3y का स्क्वायर करके इसमें से x माइनस 3y का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस एक्सप्रेशन को समझो, इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये हो जाएगा क्या? x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा 2 इंटू 3y इंटू एक्स यानी हो जाएगा 6xy है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा -x स्क्वायर क्योंकि मैंने माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर बचेगा -3y का होल स्क्वायर और बचेगा -6xy और इस माइनस के कारण वो हो जाएगा +6xy। आपको रियलाइज़ हो रहा है स्टूडेंट्स कि हाँ हमने फाइनली वो एक्सप्रेशन ही वर्कआउट कर लिया है। आप समझो ऐसा क्यों कर लिया? क्योंकि ये और ये इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या? 6xy प्लस 6xy विच इज़ नथिंग बट वॉट 12xy। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब सुनना सर, अगर ये लेट्स से m है तो ये m है और अगर ये पूरा n है तो ये n है। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ अगर आपसे कोई पूछे f ऑफ m कॉमा n तो आप उसे क्या कहोगे? ये पूरा m है तो हो जाएगा m स्क्वायर और ये पूरा क्या है? n है तो वो हो जाएगा n स्क्वायर। मतलब f ऑफ m कॉमा n को आप लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हालांकि उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है f ऑफ x कॉमा y। तो अगर उसने पूछा है आपसे f ऑफ x कॉमा y स्टूडेंट्स, तो f ऑफ x कॉमा y क्या बन जाएगा? सोच के देखो, अगर m कॉमा n है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो f ऑफ x कॉमा y बनेगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इतना आसान सा एक फंक्शन है, इतना आसान सा एक्सप्रेशन है ना। और ऐसा अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे कहाँ दिख रहा है? मुझे ऐसा क्लियरली ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स? बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन था जिसे हम ऐसे सोच सकते हैं, मतलब ऐसी तिकड़म बिठानी पड़ेगी और ऐसे तरीके सोचने पड़ेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका हो सकता है, और भी तरीक़ों से सोचा जा सकता है, बट फिलहाल मेजरली मेरा एक कंसर्न है कि आपको ये सोचना होगा कि इस एक्सप्रेशन को जब उसने ऐसा लिख के दिया तो इनकी टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये सोचना वॉज द ट्रिकी पार्ट। चलिए विद दैट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू नो दैट www.magnetbrains.com वो वेबसाइट है जहाँ पर आप ये सारे मॉड्यूल, सारे सेगमेंट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। यानी हमारी वेबसाइट पर वी इंश्योर कि हम आपको इंडिया का नंबर 1
फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर आप हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू नो कि जैसे ही आप अपने IIT JEE वाले सेगमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको आपका IIT JEE का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सेगमेंट्स ओपन हो जाते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पर क्लिक करिए और जैसे ही उस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे वो सब्जेक्ट चैप्टर वाइज ओपन हो जाएगा। जिस भी चैप्टर को आप एक्सपांड करेंगे उसके सारे लेक्चर्स, वीडियो एक्सप्लेनेशंस, DPPs, उनके PDFs, उनके एक्सप्लेनेशंस, एवरीथिंग विल बी देयर। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, इसी सेम चीज़ का रेप्लिका ऑल्दो हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन दें और इंडिया के टॉप टीचर्स यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि आपको पढ़ाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यही सेम चीज़ आपको हमारे www जो magnetbrains.com का पूरा एग्जैक्ट रेप्लिका है IIT JEE सेगमेंट, ऑल्दो सारे सेगमेंट्स के अपने अपने यूट्यूब चैनल है, बट IIT JEE का जो चैनल है दैट इज़ मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE, राइट, IIT JEE नीट। जब आप इस पर जाएंगे तो फाइनली वहाँ भी आपको सेम चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रेप्लिकेटेड होकर दिखेंगी। इस तरीके से आप चैनल पर जाएंगे, आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे और जो भी लेक्चर आपको देखना है आप उसे वहीं वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से फुल स्क्रीन मोड में जाकर आप देख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही सेम चीज़ें रेप्लिकेट होती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा मॉड्यूल है जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कोर्स मॉड्यूल प्रोवाइड करता है और हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन एट ज़ीरो कॉस्ट प्रोवाइड कर पाएँ। तो सच में अगर ये लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है, आप अपनी तैयारी को सच में एक अच्छा बूस्टअप कर पा रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि आप इन चैनल को, इस वीडियोस को लाइक करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कोई भी हम नई चीज़ आपके लिए कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहे। नॉट जस्ट दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चूँकि एक 0% फ़ी कॉस्ट है, मतलब देयर इज़ नो सब्सक्रिप्शन, इट इज़ 100% फ्री, it is absolutely free. All the programs, all the segments, everything we do here is absolutely free. So use it and share it with everyone whosoever needs it, ताकि वो भी इस चीज़ को अवेल और यूटिलाइज कर पाएँ और इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। With that, we are calling it a day. Thank you so much.